भारतीय इतिहास में ऐसे कई रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक तरफा लिखा गया इतिहास है। इतिहास जैसा है वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। ये विडंबना कहिए या हमारी मूर्खता, हमारे स्कूल की पुस्तकों में ही हमें ये पढ़ाया जाता है कि भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। शायद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहाँ के लोग खुद को ही भारतीय होने पर संदेह करते हैं। यह संदेह उनके दिमाग में एक या दो दिन में नहीं डाला गया, यह सैकड़ों सालों की गुलामी और मैकॉले की शिक्षा का परिणाम है। मैकॉले की अवैध संतानों ने हमें बताया कि हम आर्य हैं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन हम कहाँ से आए इसका उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। कोई सेंट्रल एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया और कोई ट्रांसकोकेशिया। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आर्य स्कैंडिनेविया से आए हैं। मतलब ये है कि किसी के भी पास आर्यों के यहाँ आने का कोई सबूत नहीं है। फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। हमारी पुस्तकों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेंशन थ्योरी कहा गया है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतू या कबीलाई बताया गया है। यह ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा भी थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि वे पढ़े लिखे सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। यह दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है। यह थ्योरी मैक्स मूलर ने जानबूझकर गढ़ी थी। मैक्स मूलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेंशन थ्योरी को लागू करने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक ही जगह होती तो अलग बात थी, यहाँ कई जगहों पर सभ्यता के निशान मिले। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। अब सवाल यह पैदा हो गया कि यदि इस सभ्यता को हिंदू या आर्य सभ्यता मान लिया जाए तो फिर आर्यन इन्वेंशन थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। ऐसे में फिर से धीरे धीरे यह प्रचारित किया जाने लगा कि सिंधु लोग द्रविड़ लोग थे और वैदिक लोग आर्य थे। अंग्रेजों और उनके अनुसरणकर्ताओं ने यह देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वो भी ऐसे समय पर जब ग्रीस, रोम और एथेंस का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो उन्होंने एक नया झूठ प्रचारित किया। यह झूठ था कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का है। इस थ्योरी को हमारे यहाँ के वामी इतिहासकारों ने जमकर प्रचारित किया। ये कई बार प्रचारित किया जाता रहा है कि आर्य बाहरी हैं और आक्रमणकारी हैं। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके द्रविड़ लोगों को दास बनाया। पहले अंग्रेजों ने, फिर हमारे ही इतिहासकारों ने इस झूठ को प्रचारित किया और प्रसारित किया। आर्यों को उन्होंने एक जाति माना और द्रविड़ को दूसरी। इस तरह विभाजन करके उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। ये विदेशी विभाजन में ही विश्वास रखते थे। उन्हीं का अनुसरण करने वाले हमारे देश में आज लाखों लोग हैं। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह था, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत सभी रंगों के लोग थे। नए शोधों के अनुसार आर्य आक्रमण नाम की चीज़ न तो भारतीय इतिहास में किसी कालखंड में घटित हुई और न ही आर्य तथा द्रविड़ नामक दो पृथक मानव नस्लों का अस्तित्व कभी भी धरती पर रहा है। तार्तु विश्वविद्यालय एस्टोनिया में भारतीयों के डीएनए गुणसूत्र पर आधारित एक अनुसंधान किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कीवीशील्ड के निर्देशन में एस्टोनिया स्थित एस्टोनियन बायो सेंटर तार्तु विश्वविद्यालय के छात्रों ने
अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि सारे भारतवासी जीन अर्थात गुणसूत्रों के आधार पर एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। आर्य और द्रविड़ का कोई मतभेद गुणसूत्रों में नहीं मिलता। इससे भी बढ़कर ये कि जो आनुवंशिक गुणसूत्र भारतीयों में पाए जाते हैं वे डीएनए गुणसूत्र दुनिया की किसी अन्य देश में नहीं पाए गए। शोध कार्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की जनसंख्या में विद्यमान लगभग सभी जातियों, उपजातियों, जनजातियों के अलावा 13,000 नमूनों के परीक्षण परिणामों का इस्तेमाल किया। इनके नमूनों के परीक्षण से प्राप्त परिणामों की तुलना मध्य एशिया, यूरोप और चीन, जापान आदि देशों में रहने वाली मानव नस्लों के गुणसूत्रों से की गई। इस तुलना में पाया गया कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, 99% समान पूर्वजों की संतानें हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में आर्य और द्रविड़ विवाद व्यर्थ है। उत्तर और दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। शोध में ऐसा भी पाया गया कि तमिलनाडु के सभी जातियों, जनजातियों, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिन्हें पूर्व में कथित रूप से द्रविड़ नस्ल से प्रभावित माना गया है, इनकी समस्त जातियां डीएनए गुणसूत्र तथा उत्तर भारतीय जनजातियों के डीएनए का उत्पत्ति आधार गुणसूत्र एक समान है। इसी के साथ जो गुणसूत्र इन जातियों में पाए जाते हैं वही गुणसूत्र मकरानी, सिंधी, बलोच, पठान, ब्राहुई, बारुशो और हजारा आदि पाकिस्तान में पाए जाने वाले अन्य समूहों में भी पाया जाता है। जो लोग आर्य और दस्युओं को अलग अलग मानते हैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसी तरह का एक अनुसंधान भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी मिलकर किया था। इस साझे आनुवंशिक अध्ययन के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच बताई जाने वाली आर्य अनार्य सभ्यता अब नए शोध के अनुसार कोई सच्ची आनुवंशिक असमानता नहीं है। अमेरिका में हार्वर्ड के विशेषज्ञों और भारत के विश्लेषकों ने भारत की प्राचीन जनसंख्या के जीनों के अध्ययन के बाद पाया कि सभी भारतीयों के बीच एक आनुवंशिक संबंध है। इस शोध से जुड़े CCMB अर्थात सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक और इस अध्ययन के एक सह लेखक लालजी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि शोध के नतीजे के बाद इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच कोई भी अंतर नहीं रहा है। अंत में यही कहूँगा कि गुलाम बनाने वाले वे लोग गुलामों के इतिहास के साथ गुलामों को भी नष्ट करने के उपाय खोज ही लेते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।